औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, Assalamu alaikum. This is lecture number 1 of the chapter The Wave Nature of Matter. बेटा 19th सेंचुरी से पहले तक ये कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जैसा कि लाइट, एक्सरेज वगैरह ये बिहेव करते हैं एज अ वेव। इसकी रीज़न ये थी कि उस वक्त तक जो फिनोमेना स्टडी किए गए जैसा कि इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन तमाम में लाइट बिहेव करती थी एज अ वेव। ठीक है, जब मैं लाइट कहूँगी इट्स मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इनमें तमाम में लाइट बिहेव करती थी एज अ वेव। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद कुछ फिनोमेना ऐसे स्टडी किए गए, ऐसे फिनोमेना डिस्कवर हुए जिनको वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने में नाकाम रही। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, जिस तरह कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, आपके पास ब्लैक बॉडी, इन तमाम में लाइट एज अ वेव बिहेव नहीं कर रही थी क्योंकि वेव थ्योरी इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इट्स मीन कि इसमें अब लाइट जो है वो बिहेव कर रही है एज अ पार्टिकल। तो हम किस रिज़ल्ट पर पहुँचे, हमने क्या कंक्लूड किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो ड्यूअल नेचर रखती हैं। सम टाइम ये बिहेव करती हैं एज अ वेव और सम टाइम ये बिहेव करती हैं एज अ पार्टिकल। जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ड्यूअल नेचर रखती हैं, इसी तरह पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ये भी ड्यूअल नेचर रखते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक बीम लेते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक बीम यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पार्टिकल्स। जब आप इलेक्ट्रॉनिक बीम लेते हैं और उसे हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सेलरेट करते हैं, इसके बाद इसे डबल स्लिट में से पास करते हैं और उसके बाद आप फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर इंसिडेंट करवाते हैं, तो जो स्क्रीन पर पैटर्न बनेगा इन पार्टिकल से यानी इलेक्ट्रॉन से, जो पैटर्न बनेगा वो सिमिलर होगा टू द पैटर्न ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब आपको जिस तरह मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल से जो पैटर्न बन रहा है वो सिमिलर है किसके, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसी तरह जब आप डबल स्लिट को रिप्लेस कर देते हैं सर्कुलर अपर्चर से, फिर आप देखेंगे कि पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन से जो डायफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा उस पैटर्न के, डायफ्रैक्शन पैटर्न के, जो कि लाइट से आप ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो फिर हम किस नतीजे पर पहुँचे कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ड्यूअल नेचर रखती हैं तो पार्टिकल्स भी ड्यूअल नेचर रखते हैं। ठीक है, हमने ये देखा कि पार्टिकल से भी हमने वही पैटर्न ऑब्टेन किया जो कि रेडिएशन से हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ की डेरिवेशन करेंगे। डी ब्रॉगली को डी ब्रॉय भी पढ़ा जाता है, तो अब आपकी मर्ज़ी डी ब्रॉय पढ़ने से या डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ हम फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेशन इसकी करेंगे। हमें पता है कि फोटॉन की एनर्जी आपके पास E इक्वल टू h न्यू होती है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E इक्वल टू mc²। c आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इन दो इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करते हैं तो आपके पास आ जाएगा mc² इज इक्वल टू h न्यू। यहाँ से एक c आप इस साइड पे लें, ये आपके पास इक्वल होता है मोमेंटम p। ठीक है, और न्यू ओवर c किसके इक्वल होता है, 1 ओवर लैम्डा। ये पुट कर दें। यहाँ से अब आप देख रहे हैं कि लैम्डा जो है वो वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेव लेंथ है आपके पास लैम्डा, तो लैम्डा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव नेचर को। जबकि p क्या है, मोमेंटम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल नेचर को। तो एक ही इक्वेशन में हमने देखा कि दोनों नेचर यानी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर जो है आपस में रिलेट कर रहे हैं एक ही इक्वेशन में। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, डी ब्रॉगली वेव्स, यानी ऐसी वेव्स जिसमें आप देखेंगे, हम आगे जाके ये चीज़ पढ़ेंगे कि जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होती है। ऐसी वेव्स को हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेव्स और मैटर वेव्स। ठीक है, अब ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था उस वक्त तक। हाइपोथेसिस मीन उस वक्त तक कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। जो इसने स्टेटमेंट दी कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ वेव एसोसिएटेड विद इट। हर वो पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है उसके साथ
वेव एसोसिएट होती है। अभी जिस तरह हमने प्रूफ किया कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, इस इक्वेशन से क्लियर हो रहा है कि अगर आपके पास मैस ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी। इसी तरह अगर मैस कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा। इट्स मीन आपस में वेवलेंथ और मैस का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। ठीक है, हर वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट चाहे वो मैसिव है या उसका मैस कम है, उसके साथ वेव एसोसिएट होगी। लेकिन अब आपके ज़हन में फिर क्वेश्चन आना चाहिए, जिस तरह हम भी पार्टिकल हैं तो क्या हमारे साथ अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमारे साथ भी वेव एसोसिएट है? जी, तो इसका आंसर हाँ में ही होगा, हमारे साथ भी वेव एसोसिएट होगी, लेकिन हमारा मैस बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होगी, जो कि मेजरेबल नहीं होगी। जिस तरह आपकी बुक में एग्जांपल टेनिस बॉल की दी हुई है, उसका भी मैस ज़्यादा होने की वजह से वेवलेंथ जो है वो कम होगी, जिसकी वजह से वो हमारे लिए मेजरेबल नहीं होगी और जो वेव होगी वो हमें नज़र नहीं आ रही। इसी तरह अगर आपके पास कोई लाइटर पार्टिकल हैं, जिस तरह आप इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, प्रोटॉन ले लेते हैं, उनका मैस बहुत कम होता है। मैस कम होने की वजह से उसकी वेवलेंथ सिग्निफिकेंट हो जाती है, उसकी वेवलेंथ जो है वो मेजरेबल होती है। तो डी ब्रॉगली ने जो हाइपोथेसिस दिया था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ वेव एसोसिएटेड विद इट, तो वो बिल्कुल ठीक था। और लेकिन उस वक्त तक एक्सपेरिमेंटल इसका प्रूफ नहीं हुआ था, जस्ट इसने स्टेटमेंट दी। इसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया, जिस तरह डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके बाद उसने इस हाइपोथेसिस को, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को कंफर्म कर दिया और उसने शो किया कि इलेक्ट्रॉन्स आर डायफ्रैक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज एक्स रेज और एनी अदर वेव। उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं जो कि पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही डायफ्रैक्शन पैटर्न शो करेंगे जैसे कि एक्स रेज, जो कि रेडिएशंस हैं या वेव्स हैं, एक्स रेज डायफ्रैक्शन पैटर्न शो करेंगे। अब इससे पहले तक ये बात हुई तो थी कि पार्टिकल जो हैं वो वेव नेचर को शो करेंगे और वेव जो है वो पार्टिकल नेचर को भी शो करेंगे, जिस तरह हाइपोथेसिस दिया था डी ब्रॉगली ने, लेकिन उस वक्त तक जस्ट हाइपोथेसिस था। डेविसन एंड जर्मन ने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया कि आपके पास जो क्या प्रूफ दिया कि हम यहाँ पर अभी करेंगे भी सारा, कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिमिलर डायफ्रैक्शन पैटर्न देंगे एज द डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द एक्स रेज। इसके लिए उनके पास जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो कुछ इस तरह से था कि ये आपको इलेक्ट्रॉन गन नज़र आ रही है, फिलामेंट को हीटअप किया गया, उससे इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है बाहर निकलेगी। इलेक्ट्रॉनिक बीम को हाई पोटेंशियल पर वी पर जब आप वोल्टेज देंगे V या डेल V, इससे एक्सेलरेट किया गया। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक बीम बाहर निकलेगी तो इसके स्कैटर्ड होने के चांसेस हैं, तो इसको बिखरने से रोकने के लिए कोलीमीटर आप यूज़ कर सकते हैं। कोलीमीटर से जब इलेक्ट्रॉनिक बीम बाहर आएगी तो वो शार्प बीम होगी, इधर उधर स्कैटर्ड नहीं होगी। अच्छा जी, अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉनिक बीम बाहर निकल रही है तो आप हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर इसे एक्सेलरेट करें और फॉल करें ऑन द निकल क्रिस्टल। ठीक है, निकल क्रिस्टल पर जब आप फॉल करेंगे, जैसे इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी आकर इलेक्ट्रॉनिक बीम, फिर ये डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगी। ये आपके पास डिटेक्टर है, डिटेक्टर जो है वो मूवेबल है। जो इलेक्ट्रॉनिक बीम स्कैटर्ड होगी हर जगह से ये डिटेक्टर उसे डिटेक्ट कर लेगा। इस इलेक्ट्रॉनिक बीम को ये डिटेक्टर रिकॉर्ड करेगा एज अ करंट। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करेगा एज अ करंट। डिफरेंट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉनिक बीम जा रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ 30 के एंगल से जा रही है, यहाँ पर 40 के जा रही है, सपोज यहाँ पर 60 के एंगल से जा रही है, हर एंगल पर जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है वो डिटेक्टर जब रिकॉर्ड करेगा तो हम देखेंगे हर एंगल पर इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है वो डिफरेंट होगी। तो हम वो एंगल लेंगे जिस पर इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बीम सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको सारा सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कि हमारे पास क्या है, फिलामेंट को हमने हीटअप किया, इसके बाद हमने जो इलेक्ट्रॉनिक बीम बाहर आई इसे हमने एक्सेलरेट किया थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस डेल V और V। इसके बाद आपने ये इलेक्ट्रॉनिक बीम निकल क्रिस्टल पर डाली, आपके पास जो डिटेक्टर है वो मूवेबल है, हर एंगल से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक बीम को ये डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट कर लेगा, रिकॉर्ड करेगा एज ए करंट।
थ्योरेटिकली अगर हम वेवलेंथ फाइंड आउट करें तो उसके लिए हम देखेंगे कि अगर आपके पास डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस है जिससे इलेक्ट्रॉनिक बीम एक्सेलरेट हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास इक्वल हो जाएगी डेल वी ई। ठीक है, डेल वी क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक बीम को एक्सेलरेट कर रहा है, जबकि ई आपके पास क्या है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ से एम वी स्क्वायर रहा तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। इस पूरी इक्वेशन को एम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से स्क्वायर कैंसिल करें तो आपके पास स्क्वायर रूट आ गया। अब हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो कि अभी हमने पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। नेक्स्ट ये एम वी की जो वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन में पुट कर दें। इस तरह आपके पास आ गया। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज़ पुट करें। वोल्टेज जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया वो है 54 वोल्ट्स। इनकी वैल्यूज़ का हमें पता है कि एच आपके पास क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट, जो कि इक्वल इसके होता है। मैस आपके पास 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वोल्टेज अभी हमने दी 54। ठीक है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन आपके पास इसके इक्वल होता है। जब आप इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब ये आपके पास थ्योरेटिकल वेवलेंथ है। इसी तरह हम एक्सपेरिमेंटली वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे। हम देखेंगे कि जो थ्योरेटिकल वेवलेंथ की वैल्यू आई है वो नियरली इक्वल टू होगी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ। एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करने के लिए हम ब्रैग्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे जो कि होती है 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अब बेटा इस तरह है कि m आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन। फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन है तो हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे। d आपके पास क्या है, जो हमने निकल क्रिस्टल ली जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक बीम आकर फॉल की, स्ट्राइक की, उस निकल के अंदर जो एटम्स के दरमियान स्पेसिंग है वो इसके इक्वल है। ये वैल्यू आपको ज़ुबानी याद करनी पड़ेगी। जबकि थीटा वो एंगल है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब निकल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉनिक बीम स्ट्राइक करेगी तो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगी। ठीक है, डिफरेंट एंगल्स के साथ जब स्कैटर्ड होगी तो हमने वो एंगल, पर्टिकुलर एंगल लेना है जिस पर इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बीम ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो थीटा हमने क्या लिया, 65 डिग्री। तमाम वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर दें। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वेवलेंथ की ये वैल्यू आएगी। आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वेवलेंथ की, ये नियरली इक्वल है थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ। बेटा जिस तरह डेविसन एंड जर्मर ने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को कंफर्म किया, इसी तरह जीपी थॉमसन ने भी एक्सपेरिमेंट किया और डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन को या मैटर वेव्स को कंफर्म किया, उसकी हाइपोथेसिस को कंफर्म किया। क्या हाइपोथेसिस था, एक मतलब हम फिर उसको रिवाइज कर लेते हैं। डी ब्रॉगली ने क्या हाइपोथेसिस दिया था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ वेव एसोसिएटेड विद इट। तो सबसे पहले डेविसन जर्मन ने एक्सपेरिमेंट करके इसको कंफर्म किया। इसके बाद जीपी थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किए और इस स्टेटमेंट को, इस हाइपोथेसिस को कंफर्म किया। जीपी थॉमसन जो है वो जे थॉमसन का बेटा था। अब डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट और जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस है। डेविसन जर्मन ने एक सिंगल क्रिस्टल निकल क्रिस्टल ली थी, जबकि जीपी थॉमसन ने सिंगल क्रिस्टल लेने की बजाय रैंडमली ओरिएंटेड क्रिस्टलाइट्स लिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बीम को हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सेलरेट किया और इन क्रिस्टलाइट्स के ऊपर फॉल किया। फिर इसके बाद उस टारगेट के सामने फोटोग्राफिक प्लेट रख दी। उसने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो डायफ्रैक्शन पैटर्न आता है वो बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जो कि आप एक्स रेज से लेते हैं, यानी एक्स रेज का डायफ्रैक्शन पैटर्न और इलेक्ट्रॉनिक बीम का डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो सिमिलर है। ठीक है, जिससे उसने कंफर्म कर दिया वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही था ना हाइपोथेसिस आपके पास, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कि हर एक मूविंग पार्टिकल जो है वो उसके साथ एक वेव जुड़ी हुई है, एक वेव एसोसिएट है। तो यही बात डेविसन जर्मन ने कंफर्म की एक्सपेरिमेंट से और यही बात जो है जीपी थॉमसन ने कंफर्म की एक्सपेरिमेंट से।
जिस तरह हमने पीछे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर आपने एक्सपेरिमेंटली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप ब्रैग्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे और बिल्कुल वैसे ही इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। और अगर आपने थ्योरेटिकली करनी है तो आप क्या करेंगे, आप डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, आपके पास जो इक्वेशन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो यहाँ पर पुट कर देंगे जो आपके पास है λ/h/m। बिल्कुल जो हमने डेविसन जर्मर में सारा प्रोसेस किया यहाँ पर वैसे ही आप करेंगे। इस तरह इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। जब आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके पास प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली वेवलेंथ की वैल्यू आती है वो नियरली इक्वल होगी आपके पास जो थ्योरेटिकल वेवलेंथ की वैल्यू आती है। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तो इसके मायने हैं कि जो आपके पास हाइपोथेसिस था डी ब्रॉगली का, आप उसे प्रैक्टिकली कंफर्म आपने कर दिया कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है। बेटा इस काम के ऊपर यानी जो इन्होंने कंफर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे डेविसन एंड जर्मर ने, इन्हें 1929 में नोबेल प्राइज़ दिया गया, जबकि जीपी थॉमसन को एक्सपेरिमेंट करने पर या कंफर्मेशन करने पर 1937 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। आज बेटा हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ड्यूअल नेचर रखती हैं तो पार्टिकल्स भी ड्यूअल नेचर रखते हैं, ये हमने डिटेल से पढ़ा। इसके बाद हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ की डेरिवेशन की। इसके बाद हमने देखा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आपके पास क्या था। फिर हमने डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ा जिसमें हमने देखा कि इन्होंने कंफर्म किया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को। इसके बाद जीपी थॉमसन का एक्सपेरिमेंट हमने देखा जो कि कंफर्मेशन एक्सपेरिमेंट था किसका, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या था हमारे पास कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ वेव एसोसिएटेड विद इट। ठीक है बेटा, आज का ये हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ क्लियर नहीं होगा या कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगी तो हम अपनी व्हाट्सएप क्लासेस में इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।